बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपका पहला लेक्चर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द सेकंड लेक्चर, डेट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है, मुहैया किया। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, डेट लीड्स अस टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यह हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तरफ लेके जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस 1911 में साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। ठीक है जी, उसने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। पार्टिकल्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है जी, ये आपने सुना हुआ होगा। बीटा पार्टिकल्स, और उसके अलावा आपके पास होते हैं जी गैमा पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं, इनकी नेचर क्या है, किन चीजों को हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हैं जी, हीलियम के बारे में आपने सुना होगा, नोबल गैस है हीलियम। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। अगर आप वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, यानी हीलियम हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का वो एटम जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो आयन में कन्वर्ट हुआ है कैटायन हीलियम +2, यानी 2 न्यूक्लियाई है। इसमें आपके पास जो है वो +2 चार्ज है। न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम आर कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स, इनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और गैमा पार्टिकल्स क्या होते हैं? एनर्जी के, लाइट के फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज हीलियम पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल हमने आज के एक्सपेरिमेंट में यूज करना है। एक्सपेरिमेंट क्या है जी? कोई भी आपके पास यहाँ पे रदरफोर्ड ने एक लेयर इस्तेमाल की है गोल्ड की या प्लैटिनम की, ठीक है जी, गोल्ड और प्लैटिनम फॉयल। मैं ये डायग्राम बना लूं, उसके बाद हम जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं जी। ये हमारे पास लेट्स सपोज गोल्ड की एक फॉयल है जिसकी थिकनेस कितनी है जी? 0.00004 सेंटीमीटर, वेरी थिन, बहुत ही पतली लेयर है ये, ठीक है। इसके ऊपर उसने बम्बार्ड करवाया है अल्फा पार्टिकल्स को। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है उसकी डिस्कशन हम पहले से कर चुके हैं जी। अल्फा पार्टिकल्स आर प्लस यानी +2 चार्ज है किस पे? हीलियम के एटम के ऊपर +2 चार्ज है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अल्फा particles. We are subjected alpha particles on the atoms of gold or platinum, ठीक है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए अल्फा पार्टिकल्स? दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव सोर्स। कोई भी रेडियो एक्टिव मेटल है उसके जरिए से हमने क्या किया है जी? अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करवाया। पोलोनियम भी है, पोलोनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। इसी तरह से और भी आपके पास पार्टिकल्स है। हर रेडियो एक्टिव मेटल की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन से पार्टिकल्स को इमिट करेगा। अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी, लेकिन हमने सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का। जब हम इनको यहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे, अब आपको पता है, अब हमें पता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि एटम के सेंटर में क्या होता है जी? न्यूक्लियस होता है, और इसको हम डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमें इस चीज का इल्म नहीं है कि एटम के सेंटर में क्या है। जब अल्फा पार्टिकल्स इन एटम्स के साथ टकराए या इनके ऊपर हमने सब्जेक्ट करवाए, मोस्टली पार्टिकल्स इनके दरमियान से ऐसे ही गुजर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज पास्ड स्ट्रेट थ्रू द एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल। उसके अंदर से जो है वो ये आसानी से गुजर गए। कुछ जो थे वो रीबाउंस हो गए, टकराने के बाद वापिस आ गए, ठीक है, और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए एट फेयरली लार्ज एंगल्स। डिफ्लेक्शन एट फेयरली लार्ज एंगल्स, ठीक है जी। ये फेयरली लार्ज एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी जो टकराएगा साइडों पे वो फेयरली लार्ज एंगल के ऊपर जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चला जी? कुछ जो है वो साइड पे डिफ्लेक्ट हो गए हैं, कुछ रीबाउंस हो गए हैं और कुछ सामने गुजर गए हैं। हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई हुई है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और यहाँ भी आपके पास क्या है? जिंक सल्फाइड की प्लेट है। जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं लार्ज एंगल्स पे, वो जब यहाँ टकराएंगे तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है जी, जो स्टेट गुजर गए हैं वो यहाँ से जो है वो आपके पास ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे, जो रीबाउंस हुए हैं वो वापस जाके जो है वो आपके पास ग्लो प्रोड्यूस करेंगे या फ्लैशेस जो है वो कॉज करेंगे ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 आई है बस दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या परफॉर्म किया जी, हमने कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स लिए, उससे हमने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इमिट करवाए हैं, और वो अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड की ये आपके पास जो लेयर पड़ी हुई है 0.00004 सेंटीमीटर की, उसमें से जब पास हुए तो हमारे पास 3 जो है वो ऑब्जर्वेशन आई है, और 3 ऑब्जर्वेशन हमने जो है वो साइड पे लिख ली हैं कि सम पार्टिकल्स पास्ड, मेनी ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, सीधे गुजर गए, ठीक है। सम आर रीबाउंस्ड, कुछ जो थे वो वापस रीबाउंस हो गए, और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्टेड या डिफ्लेक्शन लिख लें एट फेयरली लार्ज एंगल्स, ठीक है जी। अब जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है तो उन ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं हम कोई ना कोई रिजल्ट भी निकालते हैं। दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है जी। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इन ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए रदरफोर्ड ने एक प्लैनेटरी सिस्टम दिया, प्लैनेटरी मॉडल दिया एटम के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। जैसे आपके पास सोलर सिस्टम है ना, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। उसने क्या कहा जी, आपके पास पास्ड स्ट्रेट, इस ऑब्जर्वेशन को यूज करें कि मैनी ऑफ द पार्टिकल्स, ये अल्फा रेज रेडिएशन जो सीधा गुजर गई हैं, काफी सारी सीधा गुजर गई हैं, कुछ जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई हैं। इसका मतलब है मोस्टली रीजन ऑफ द एटम, सराउंडिंग्स के अंदर एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है जी, मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जी कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स भी प्लस थे और जब वो रीबाउंस हुए, इसका मतलब है वो किसी चीज से टकराए हैं। अगर वो चीज नेगेटिवली चार्ज होती जिससे वो टकराए हैं तो उन्हें उनके साथ अटैच हो जाना चाहिए था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्लस हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो उसके साथ टकरा के ये उसके साथ बॉन्डिंग कर लेती, चिपक जाती, स्टिकी हो जाती। लेकिन असल में क्या हुआ है कि उसके साथ टकरा के रीबाउंस हुई हैं, ये डिफ्लेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कोई सेंटर में हार्ड टिनी मैस मौजूद है जो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन वो छोटा सा है, वो एटम के मुकाबले में ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है जी। अ हार्ड टिनी मैस is present in the center of an atom, in the center of an atom, ठीक है जी। लेटर इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस का, एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला ये पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद वहां पे रुके नहीं, वो रीबाउंस हो गए या फिर डिफ्लेक्ट हो गए। अब सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ही पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई है, ज्यादातर तो सीधे गुजर गए। इसका मतलब है कि वो वॉल्यूम जो है, वो मैस उसने ज्यादा जगह नहीं घेरी हुई, वो छोटा सा है। अगर वो ज्यादा होता तो काफी सारे एलिमेंट जो पार्टिकल्स हैं उसकी डिफ्लेक्शन होती। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है 2 रिजल्ट निकाले हैं कि ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है सराउंडिंग में खाली जगह पे मुश्तमिल है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अपने शेल्स के अंदर। और जो सेंटर में आपके पास है वो क्या है जी, एक हार्ड टिनी मैस है। टिनी का मतलब छोटा सा, जहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और उसको बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस का। लेकिन डिफेक्ट्स भी हैं कुछ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल का डिफेक्ट क्या है? रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और उसके इर्द गिर्द क्या है जी, शेल्स हैं, और शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। हम इस शेल को यहां से रिमूव कर देते हैं, और शेल कैसे हैं जी, सर्कुलर है, ये उसने बताया। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
तो बेटा अगर आप कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो एट लास्ट क्या होगा, एटलीस्ट आपकी एनर्जी जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और फिर आखिरकार आप थक जाएंगे और थक के किसी एक जगह पे बैठ जाएंगे। ठीक है, यही होगा हमारे साथ। कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है जब वो मूव करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो लूज होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता और एट द एंड इट विल बी टायर्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो इसको अपनी एनर्जी जो है वो लूज करनी चाहिए। जब ये मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और करीब होता जाएगा न्यूक्लियस के। करीब क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो एट लास्ट ये क्या होगा, इसके अंदर आके गिर जाएगा न्यूक्लियस में, और जैसे ये इसके अंदर गिरेगा आपके पास एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एटम इज डिस्ट्रॉयड। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मिलेगा एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये अजम्पशन थी जो क्रिटिसाइज कर रहे थे साइंटिस्ट, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज का जो है वो निशाना बनाया, उन्होंने ये कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है और कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसे थक जाना चाहिए, इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए ड्यू टू इट्स डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। जब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, तो उसको मूव करते हुए न्यूक्लियस के करीब आना चाहिए और उसके अंदर फॉल कर जाना चाहिए। तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे सका, इसको बाद में बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए जो है वो डिस्क्राइब किया था। लेकिन ये एक ग्रेट स्टेप था टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को उसने जो है वो मॉडिफाई करके बाद में जो है वो अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था और इसी के वेरी क्लोज बोहर ने जो है वो उसको यूज करते हुए दोबारा से इसको अपडेट किया। अब ये आप जितने भी एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ये तमाम मतलब ये बाद में गलत साबित नहीं हुआ, इसको अपडेट किया गया। ठीक है, पहली डिस्कवरी को अपडेट करने के बाद दूसरी डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे और ये पूरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिसाइजली। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।